हेलो बच्चों। आज जो हम अपनी पॉलीमर यूनिट है इसके बारे में पढ़ाने वाले हैं। और इस यूनिट के अंदर जो है हम पढ़ने वाले हैं कि पॉलीमर क्या होते हैं, टाइप और उसकी क्लासिफिकेशन, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, उनके यूज़। तो हम स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को। तो पहले जो स्टार्ट करते हैं वो है पॉलीमर क्या होते हैं। जो पॉलीमर वर्ड है ये दो नाम से बना हुआ है, पॉली पर प्लस मर। पॉली का मतलब होता है मैनी, और MER मर का मतलब होता है यूनिट। मतलब ऐसा कंपाउंड सब्सटेंस जो कि कई टुकड़ों से बना हो, कई यूनिट से बना हो, तो उसे हम कहेंगे पॉलीमर। पॉलीमर्स के मॉलिक्यूलर मास काफ़ी हाई होते हैं और इसके अंदर काफ़ी टुकड़े जुड़े होते हैं। अब इसकी हम जो है डेफिनेशन पढ़ते हैं केमिस्ट्री की, कि पॉलीमर होता क्या है। तो पॉलीमर एक हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस होता है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिपीटिंग मोनोमर यूनिट होती हैं। मतलब एक ही टुकड़ा बार बार रिपीट होगा। और ये जो लाइन मैंने लास्ट में बोली है ये एक इम्पोर्टेंट जो है, अगर हम बात करें इसी लाइन के आधार पर जो है किसी भी सब्सटेंस को मैक्रोमोलिक्यूल से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब ज़रूर नहीं कोई भी सब्सटेंस जिसका हाई मॉलिक्यूलर मास हो उसको हम पॉलीमर कहें। उसमें एक नेसेसरी कंडीशन ये भी है कि उसके अंदर कोई एक टुकड़ा जिसको हम कहते हैं मोनोमर वो बार बार रिपीट होना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं मोनोमर क्या होता है। तो पॉलीमर के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे मिल के वो बना है, जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, उसको हम कहेंगे मोनोमर। तो सिंपल डेफिनेशन अगर हम कहें, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलीमर इज़ नोन एज ए मोनोमर। अब हम बात करते हैं कि पॉलीमराइजेशन ये क्या होता है। तो पॉलीमराइजेशन की अगर हम बात करें, पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा मोनोमर्स को पॉलीमर में कन्वर्ट करते हैं। तो अ प्रोसेस बाय विच मोनोमर चेंज इनटू पॉलीमर इज़ नोन एज पॉलीमराइजेशन प्रोसेस या पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी जो मैंने बताई हैं, वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम इसमें नेक्स्ट बढ़ते हैं कि पॉलीमर्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया। तो पॉलीमर्स काफ़ी मात्रा में पॉलीमर्स होते हैं, कई मतलब काफ़ी मात्रा में हमें प्रैक्टिकल लाइफ में पॉलीमर्स मिल जाएंगे। और अगर हम सुबह से लेकर शाम तक कई चीज़ें यूज़ करते हैं वो किसी न किसी पॉलीमर से बनी होती है। तो उनके एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे। तो चलो हम पढ़ते हैं इसके अंदर कि पॉलीमर्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया। तो कई क्लासिफिकेशन दिए गए थे। तो उसमें पहला जो क्लासिफिकेशन है वो था, पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया उनके सोर्स के आधार पर। सोर्स का मतलब ये हुआ कहाँ, किस सोर्स से, किस जगह से, किस चीज़ से हमें वो ऑब्टेन हो रहा है, तो वो हो गया उसका सोर्स। तो इसमें हमने तीन जो है टाइप पढ़ने को मिलती हैं, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। और इनके नाम में ही इनका आंसर भी छिपा है। नेचुरल पॉलीमर वो होते हैं जो कि नेचर में पहले से प्रेजेंट हैं। मतलब जो भी पॉलीमर प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन होता है या उनके अंदर पाया जाता है उसको हम कहेंगे नेचुरल पॉलीमर। इसमें एग्जांपल्स हो गए प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज। उसके अलावा अगर हम बात करें नेचुरल रबड़, तो ये आपके एग्जांपल हो गए नेचुरल पॉलीमर्स के। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक मतलब कि जो कि नेचर में नहीं है, जब उनको बनाया गया है, तो जिसको इंसान ने बनाया है। तो पॉलीमर मेड बाय मैन आर नोन एज सिंथेटिक पॉलीमर। तो मोस्टली जो पॉलीमर हम यूज़ करते हैं हम डेली लाइफ में मोस्टली सिंथेटिक नेचर के हैं। पॉलीथीन का मोस्ट कॉमन एग्जांपल है PVC, टेफ्लॉन, नायलॉन 6, नायलॉन 6। तो ऐसे कई आपको टाइप मिलेंगे जो कि ये हमारे सिंथेटिक है, क्योंकि इंसान ने बनाया, ये नेचर में प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद एक है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर वो होता है जो कि जिसका सोर्स नेचर भी है और उससे कुछ हिस्सा जो है इंसान ने बनाया है, तो इसलिए हम कहते हैं सेमी सिंथेटिक। तो वो पॉलीमर जो नेचुरल और सर्टन केमिकल्स से मिलके बना है तो उसको हम कहेंगे सेमी सिंथेटिक। जिसमें हमने एग्जांपल ले लिया सेलुलोज एसीटेट। तो सेलुलोज नेचुरल सोर्स है से मिला है, और जो एसीटेट है वो मैन मेड है, तो ये दोनों से मिलके बना है, तो ये होगा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अब हम पॉलीमर्स के अंदर बात करें तो हम स्ट्रक्चर के आधार पर पॉलीमर्स को फिर क्लासीफाई करने वाले हैं। तो इसके अंदर जो पॉलीमर्स है इसके अंदर हम क्लासीफाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो
बात करते हैं, फर्स्ट है लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर वो होंगे जो कि स्ट्रेट चेन में होते हैं, जिनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती। तो इसमें आपको एक डायग्राम दिखा रखा है कि कुछ लाइनें स्ट्रेट फॉर्म में खींची गई हैं, तो यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो ये आएंगे लीनियर पॉलीमर। इसके एग्जाम्पल हो गए पीवीसी, एचडीपी, ये इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद दूसरा जो एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर वो है ब्रांच पॉलीमर। तो फर्स्ट टाइप तो होगी लीनियर, जो स्ट्रेट चेन में होते हैं, और ब्रांच पॉलीमर में क्या मिलेंगे, आपको ब्रांचेस मिलेंगे। तो आप ये डायग्राम में देख रहे हो कि यहाँ पर जो ये स्ट्रेट चेन थी, लीनियर पॉलीमर का एग्जाम्पल जो हमने पहले पढ़ा था, अब यहाँ पर इन्होंने ब्रांच दिखा रखी है। तो ये जो ब्रांचेस निकली हुई हैं, जिसके अंदर ब्रांचेस होती हैं, उसको हम कहेंगे ब्रांच चेन पॉलीमर। इसका एग्जाम्पल हो गया एलडीपी, लो डेंसिटी पॉलीथीन। उसके बाद हम नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक होता है नेटवर्क, या इसको हम कहते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर। इस पॉलीमर के अंदर क्या होता है, जो लीनियर चेन्स होती हैं उनके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है, कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, जिनसे वो दोनों लीनियर चेन्स आपस में जुड़ जाती हैं। इस टाइप की फॉर्मेशन का जो एग्जांपल है उसको हम नेटवर्क या क्रॉस लिंक पॉलीमर कहते हैं। जैसा कि नाम है, नेटवर्क मतलब जो जाल सा बिछा हुआ है, और क्रॉस लिंक मतलब कि जिनके अंदर जो दोनों साइड्स हैं उसके बीच में लिंकेज हो जाए। तो यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि यहाँ पर जो ये स्ट्रेट चेन्स हैं इनके बीच में लिंकेज बन गई, ये कोवलेंट बॉन्डिंग है, जो सिंपल सा डायग्राम बना के आपको दिखा रखा है। इस टाइप की फॉर्मेशन वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम नेटवर्क के क्रॉस लिंक पॉलीमर कहते हैं। इसका एग्जांपल आपको मिलेगा बेकेलाइट, मेलामाइन। तो ये इनकी बात होगी। और एक बात ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इसमें इसी में मिलेगी, नेटवर्क का क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो इस तरीके से हमने पॉलीमर्स को दो टाइप्स में क्लासीफाई किया है, पहले नेचुरल सोर्स के आधार पर और दूसरा उनके स्ट्रक्चर के आधार पर। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है कि जो ये पॉलीमर्स हैं ये किस तरीके से अपने आप को पोलराइज करते हैं। मतलब मोनोमर जो पॉलीमर में चेंज होता है तो उसके पास दो तरीके होते हैं, या तो एडिशन के तरीके से जाएगा या कंडेंसेशन। तो मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन दो होते हैं, एडिशन या कंडेंसेशन। तो इस आधार पर पॉलीमराइजेशन के आधार पर पॉलीमर्स को फिर डिवाइड किया, एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब एडिशन की दो टाइप है, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। अगर दोनों जुड़ने वाली यूनिट एक सी हैं, सेम है, तो हो गया होमोपॉलीमर, और अगर डिफरेंट हुई तो कोपॉलीमर। ये सेम कंडीशन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में भी लागू होती है। और कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर जिसके द्वारा पॉलीमर बन रहा है, तो उसके अंदर अगर सेम है तो होमोपॉलीमर, और को मतलब कि डिफरेंट। तो होमो का मतलब सेम होता है, को का मतलब यहाँ पर क्या है, डिफरेंट। अगर हम बात करें पॉलीथीन, तो वर्ड जो पॉलीथीन है उसमें इथीन वर्ड आप देख रहे हो, तो ये इथीन से बना हुआ है, इसमें सारे मोनोमर इथीन के ही हैं, तो एक टाइप हो गई, तो इसको हम कहेंगे होमोपॉलीमर। अब मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है सीबीएसई के हिसाब से, कि एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो एडिशन पॉलीमर्स या एडिशन पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या होता है, ये पॉलीमर्स जब बनते हैं तो इसके अंदर एक ही मोनोमर बार बार रिपीट होता रहता है। तो इनके मोनोमर्स को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इनके अंदर आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे। एग्जाम्पल हो गया पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन। इन एग्जाम्पल्स को हम आगे भी पढ़ेंगे और बना के भी दिखाएंगे आपको। उसके बाद कंडेंसेशन पॉलीमर्स जो होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, जो मोनोमर्स होते हैं वो रिपीटेडली ऐड नहीं होते, वो कंडेंस होते हैं। मतलब दो मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं। जब ये कंबाइन होते हैं तो इनके अंदर से जो है छोटे मॉलिक्यूल निकलते हैं, वो पानी भी हो सकता है, NH3 हो सकता है, HCl भी हो सकता है। पर हमारे जो सिलेबस में जो पॉलीमर्स है उसमें आपको H2O का एलिमिनेशन मिलेगा, जो स्मॉल मॉलिक्यूल निकलता है वो H2 है। NH3 HCl वाले डायग्राम, NH3 और HCl वाले जो एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। इसमें आपको एग्जांपल मिल गया नायलॉन 6, नायलॉन 6,6। इसमें एक खास बात और होती है, यहाँ पर जो है एडिशन पॉलीमर्स के अंदर जो डबल बॉन्ड है वहाँ से वो जुड़ते हैं दोनों मोनोमर्स, और कंडेंसेशन पॉलीमर्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है उस मोनोमर के अंदर उस साइड से वो कंडेंस होते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, कंडेंसेशन पॉलीमर्स के अंदर क्या होगा, बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स यूनिट होंगी। बाई फंक्शनल मतलब इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हो, और ट्राई फंक्शनल मतलब इसमें तीन फंक्शनल ग्रुप हो। सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल आपको बाई फंक्शनल के मिलेंगे। दूसरा बात यह है कि एडिशन पॉलीमर जो होते हैं इनके अंदर जो चेन है ना वो बढ़ती है लगातार। उसी मोनोमर जुड़ गए, दो जुड़ गए, फिर उसके अंदर एक और जुड़ गया, और इस तरह के जुड़ते चले जाते हैं, तो चेन की ग्रोथ होती है। तो इसलिए इसको चेन ग्रोथ पॉलीमर्स भी कहते हैं। जबकि कंडेंसेशन पॉलीमर्स में क्या होता है कि हर बार दो डिफरेंट टाइप के हर बार जो है जो बाई फंक्शनल
आपकी मोनोमर यूनिट्स होती हैं वो कंडेंस होती हैं। तो हर बार जो है वो जो स्टेप होती है वो बढ़ती रहती है, और पहली वाली स्टेप पे जो नेक्स्ट स्टेप है वो डिपेंड भी नहीं करती। इसलिए इसके अंदर हम कहते हैं कि स्टेप बढ़, जो चेन है वो नहीं बढ़ रही, हर बार स्टेप बढ़ रही है। जबकि इसके अंदर क्या हो रही है, एक ही चीज़ ऐड होती चली जाती है, तो चेन ग्रोथ के अंदर कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने यहाँ पर एक वर्ड पढ़ा थोड़ी देर पहले, होमोपोलीमर और कोपोलीमर। तो होमोपोलीमर के अंदर क्या होते हैं, मोनोमर यूनिट्स सेम होंगी, और कोपोलीमर के अंदर क्या होंगी, मोनोमर यूनिट्स क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। होमोपोलीमर कोपोलीमर दोनों के अंदर मिलते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर भी मिलते हैं और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर भी मिलते हैं। तो यहाँ तक कि हमने जो है नेक्स्ट जो है टाइप अपनी पढ़ी है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जो कि पॉलीमर्स के अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जिसको मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कह सकते हैं, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स हैं उसके आधार पर किया गया है। और ये जो क्लासिफिकेशन ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो क्लासिफिकेशन था अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, एक वो इम्पॉर्टेंट है, और एक ये मॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो इसको पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या हुआ है कि 4 टाइप में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है इलास्टोमर्स। इसके अंदर क्या होता है कि इलास्टोमर्स जो होता है, ये आपको पता होगा कि रबर के अंदर प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी की, वो काफ़ी जो है हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इन पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज जो है बड़े आसानी से याद कर सकते हो आप रबर को एग्जांपल मान के, और रबर है भी इसका एग्जांपल। ये रबर लाइक सॉइल होते हैं और इनके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत वीक होती है, जो हम कह सकते हैं वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एग्जाम्पल हो गए सारे रबर के टाइप्स, रबर, बुनायस, बुनायन, नियोप्रीन। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सेकेंड जो टाइप है इसकी, वो है फाइबर्स। फाइबर जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जो फाइबर जो वर्ड है जैसे हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है थ्रेड का, तो इनके स्ट्रक्चर वास्तव में थ्रेड लाइक होते हैं। और इनके अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उस मतलब पहले वाले से स्ट्रॉन्ग होती है। और इनके अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत हाई होती है, और इनके अंदर उसके मुकाबले में थोड़ी ब्रांचिंग भी होती है। इसके एग्जाम्पल हो गए पॉलिएस्टर, टेरिलीन, नायलॉन 66, नायलॉन 6। तो आपने वो नाम काफ़ी सुने होंगे। पॉलिएस्टर जो है कपड़ा भी बनता है, पॉलिएस्टर धागा आता है, और टेरिलीन टेरिकोट, वहाँ से वर्ड ये लिया गया है, और नायलॉन के भी आपको तो धागे आते हैं। तो इस तरीके से जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इनके अंदर स्ट्रेंथ टेंसाइल काफ़ी ज़्यादा होती है, और इनके अंदर बॉन्डिंग जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है। नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें वो 2 हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक आपको नाम से पता लगा होगा कि प्लास्टिक की प्रॉपर्टी शो करेंगे, और थर्मोसेटिंग क्या होंगे, जो गर्म करने के बाद जो है एक बार सेट होने के बाद अपना शेप बार बार चेंज नहीं करते। तो ऐसा ही कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर पढ़ने को मिलेगा। तो इसको हमने डिफरेंस फॉर्म में पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन में तैयार होता है, जो एनसीईआरटी के अंदर है, डिफरेंस थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के अंदर। तो इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है थर्मोप्लास्टिक में, वो फाइबर और इलास्टोमर्स के बीच में होती है, मतलब कि इलास्टोमर से ज़्यादा पर फाइबर से कम। जबकि थर्मोसेटिंग के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, जो थर्मोप्लास्टिक होता है ये सॉफ्ट हो जाता है गर्म करने पे, और हार्ड हो जाएगा कूलिंग करने पे। तो आप देखो पॉलीथीन आप देख लो, तो पॉलीथीन को आप गर्म करोगे तो सॉफ्ट हो जाएगी, और उसको थोड़ी देर ठंडा कर दोगे तो हार्ड हो जाएगी। तो इनके शेप्स भी बार बार चेंज हो सकते हैं। जबकि थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो होते हैं ये गर्म करने पे इनके अंदर क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, और जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड की वो और भी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इनके शेप बार बार चेंज भी नहीं होते। इसलिए इसे कहते हैं थर्मोसेटिंग, गर्म करने के बाद जो सेट हो जाए, जो अपना शेप बार बार चेंज ना करें। जो गर्म करने पे इसके अंदर क्रॉस लिंकेज जो है हो जाता है। ये थर्मोप्लास्टिक का शेप हम बार बार चेंज कर सकते हैं, तो ये बार बार रीयूजेबल है, और ये रीयूज बार बार नहीं हो सकते। एग्जाम्पल हो गया पीवीसी, पॉलीथीन, प्लास्टिक, और इसके एग्जाम्पल हो गए बेकेलाइट, मेलामाइन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। बेकेलाइट जो है अगर हम बात करें, जो इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं वो बेकेलाइट से बनते हैं, तो उसको जो है हम बार बार उनका शेप चेंज नहीं कर सकते। तो ये इनकी बात, और इनका जो अगर बात करें इनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है, तो थर्मोसेटिंग का कंपेयर टू थर्मोप्लास्टिक। अगर हम अब 4 हम पढ़ चुके हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर अगर हम अरेंज करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग थर्मोसेटिंग होंगे, उससे कम फाइबर, फिर प्लास्टिक, और सबसे कम होगा इलास्टोमर। ये अरेंजमेंट आप थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि इस पर क्वेश्चन बन सकता है। चलो एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर ही लेते हैं, ये भी बोर्ड में भी आ चुका है और एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। तो
जैसे आपको 3-4 नाम मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर दे रखे नायलॉन 6, पॉलीथीन, बोनाइस, तो इनको अट्रैक्शन फोर्स के आधार पर अरेंज करना है। अब नायलॉन 6 एग्जाम्पल किसका है, हम पढ़ चुके हैं, फाइबर का। और पॉलीथीन किसका एग्जाम्पल था, थर्मोप्लास्टिक का। और बोनाइस किसका एग्जाम्पल है, इलास्टोमर का। तो इनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर हमने अरेंज कर दिया। अगले में सेम, नायलॉन 6 फाइबर का एग्जाम्पल है, पीवीसी थर्मोप्लास्टिक का हो गया, और नियोप्रीन किसका एग्जाम्पल हो गया, इलास्टोमर। तो इस तरीके से आप इनके एग्जाम्पल के आधार पर इनको आराम से अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो इसके आधार पर है कि इनका जो मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन है, जब ये पॉलीमराइज करते हैं तो उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं कि 2 टाइप की पॉलीमराइजेशन होता है, एक तो एडिशन और एक कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन जो पॉलीमराइजेशन होता है उसका हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, क्योंकि इथीन का मैकेनिज्म हमारे सिलेबस के अंदर भी है। तो इथीन जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जो है अपने आप को जो है बनाता है। जो इथीन से पॉलीथीन बनता है उसके अंदर फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। फ्री रेडिकल यहाँ पर इंटरमीडिएट काम करता है। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें इस मैकेनिज्म के अंदर कुछ कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ती है, जिनको हम चेन इनिशिएटर भी कहते हैं, जो चेन को स्टार्ट कराते हैं। आपको पता होगा कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर 3 स्टेप होती हैं, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। ये आपने काफ़ी +1 में पढ़ा होगा ऑर्गेनिक के अंदर। तो वो सेम स्टेप यहाँ पर भी पढ़ने को मिलेंगी। तो यहाँ पर चेन इनिशिएटर जो है वो बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है, एसिटाइल पेरोक्साइड हो सकता है, या हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड भी हो सकता है। तो अभी हम इसका मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। हम मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। ये जो है C6H5 COOO CO C6H5 ये बेंजोइल पेरोक्साइड है, जो कि यहाँ पर कैटलिस्ट काम करेगा। ये लाइट की प्रेजेंस में टूट जाएगा। तो ये जो पेरोक्साइड बॉन्ड है, तो यहाँ पर जब ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर जो फ्यूजन होगी वो होमोलाइटिक होगी। मतलब जो ये बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और एक इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन को मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो एरो है वो हाफ हेड का है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो ऑक्सीजन था, ये बॉन्ड जब टूटा एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया जो डॉट के फॉर्म में दिखाया गया है, एक इसको मिल गया। उसके बाद जब ये बन चुका था C6H5 CO फिर रेडिकल, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो CO जो हिस्सा था उसने अपना बॉन्ड ब्रेक कर लिया। उसमें बॉन्ड ब्रेक कहाँ से हुआ, ये जो बॉन्ड था यहाँ पर वाला, इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकले, एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया और एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया। इस तरीके से ये CO2 की फॉर्म में रिमूव हो गया, जो आपको आगे दिख रहा है। और ये जो रेडिकल बना है ये फिनाइल रेडिकल है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये जो फिनाइल रेडिकल था, ये जो आपको दिख रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रेडिकल जो होते हैं इन पर चार्ज तो होता नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है और हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो ये इथीन है। तो इसने अपने इस इलेक्ट्रॉन से कार्बन जो था इथीन का, उससे बॉन्डिंग बना ली। ये बॉन्ड बनी तो इसमें जो बॉन्ड टूटेगा पाई बॉन्ड टूटता है। तो पाई बॉन्ड जब इसका टूटा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकले, एक इसको मिल गया एक इसको मिल गया। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन खुद का था, एक इससे मिल गया, तो यहाँ पर इनकी बॉन्डिंग होगी। तो ये आपके पास जो है फर्स्ट जो है इसका इंटरमीडिएट बना C6H5 CS2 रेडिकल। तो ये तो चेन इनिशिएशन स्टेप है, क्योंकि यहाँ पर जो है चेन स्टार्ट हुई है और कुछ रेडिकल्स बने हैं जो कि आगे की रिएक्शन में जो है रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप है चेन प्रोपोगेशन। चेन प्रोपोगेशन में क्या होगा, आगे रिएक्शन कैरी करेगी। तो ये जो रेडिकल बना था ये अगले जो इथीन का मॉलिक्यूल उससे रिएक्शन करेगा और यहाँ पर जो है फॉर्मेशन जाएगी अगले रेडिकल की। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है ये हिस्सा जुड़ गया, तो CS2 और नेक्स्ट जो है ये रेडिकल बन गया, क्योंकि यहाँ पर ये जो CS2 इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल चुका है वो यहाँ पर है। और क्योंकि ये यहाँ पर 1 2 3 हो गए थे, तो इनको बार बार लिखने के बजाय हमने इसको क्या कर दिया, इकट्ठा ब्रैकेट में लिख दिया। अब यहाँ पर एक बात और, यहाँ पर N लिख रखा है। इसका मतलब कि जो ये ऐसा रेडिकल था ये बार बार अपने अंदर इथीन का मॉलिक्यूल जोड़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब CS2 जो ग्रुप है वो बार बार ऐड होता चले जाएगा, इसलिए यहाँ पर N दिखा रखा है। N मॉलिक्यूल्स जब इथीन के ऐड होंगे तो N बार वो चीज़ रिपीट होती जाएगी और ये चेन बढ़ती चली जाएगी। इस तरीके से इसको हम कहते हैं प्रोपोगेशन, चेन का बढ़ना। नेक्स्ट स्टेप जब है, क्योंकि ये रिएक्शन जो मैकेनिज्म है इसके अंदर रेडिकल्स बन रहे हैं और रेडिकल्स अगर जो है ख़त्म नहीं किए जाएंगे तो चेन बढ़ाते चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली एक टाइम के ऊपर रिएक्शन को रोकना पड़ता है। तो इस स्टेप को हम कहते हैं चेन टर्मिनेशन। इसमें क्या हुआ, जो रेडिकल बने हैं, ये जो रेडिकल यहाँ पर आपको दिख रहा है ये बना था, ऐसे रेडिकल और होंगे, इनमें आपस में रिएक्शन करवाई जाती है, जिससे जब ये रेडिकल आपस में रिएक्शन करेगा ये और ये, तो ये दोनों ही रेडिकल क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और रेडिकल खत्म होते ही जो रिएक्शन है वो रुक जाएगी। तो यहाँ पर इनको कंबाइन करके दिखा रखा है। जो ये मॉलिक्यूल था ये फिर यहाँ से जोड़ रखा है सेम यहाँ से,
और एक कंटिन्यू चेन दिखा रखी है। इस तरीके से जो है 3 स्टेप्स के अंदर ये रिएक्शन पूरी होती है। अब ये जो है ये पॉलीथीन बनने का मैकेनिज्म है, मतलब पॉलीथीन जब बनती है तो उसमें बेंजोल पेरोक्साइड की आवश्यकता होती है, तो इथेन से पॉलीथीन इस तरीके से बन जाती है। पर यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें कि यहाँ पर जो है अगर हम बात करें रेडिकल्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो फर्स्ट स्टेप में रेडिकल बनाना पड़ेगा, क्योंकि रेडिकल जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं और वही आगे रिएक्शन को चलाते हैं। और बाद में अगर रेडिकल नहीं खत्म करेंगे तो वो ऐसी रिएक्शन चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो उसको रोकने के लिए स्टेप होती है चेन टर्मिनेशन। तो यहाँ तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स हम बनाएंगे। तो हम बात करते हैं, जैसे ये फर्स्ट है पॉलीथीन। पॉलीथीन इसका मोनोमर क्या है? इथीन। तो हर पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस होगी उसके अंदर उसके एक एग्जाम्पल कम से कम, और एक उसका मोनोमर, और एक वो कैसे उसका जो पॉलीमर है वो कैसे बना है, वो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये हमें ध्यान होना चाहिए। तो इथीन है, इथीन के एन मॉलिक्यूल्स हैं, पॉलीमराइज कर गए तो जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा, यहाँ से ब्रांचिंग निकलेगी और ये आपके पास फॉर्मेशन होगी पॉलीथीन की। अब हमेशा ध्यान रखें कि जो भी आप प्रोडक्ट बनाएं उसके अंदर वैलेंसी का ध्यान रखें। तो यहाँ से ये जो ब्रांच निकल रही है ये ऐसे और भी मॉलिक्यूल्स को जोड़ेगी, तो मतलब ये हिस्सा बार बार रिपीट होगा। तो ये इसका मोनोमर हो गया, तो इसका मोनोमर हो गया इथीन और प्रोडक्ट हो गया पॉलीथीन। इसको हम पैकेजिंग की पर्पज़ के रूप में यूज़ करते हैं। अब पॉलीथीन की भी 2 वैरायटी हैं, एक लो डेंसिटी पॉलीथीन, एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन। दोनों के मोनोमर सेम होते हैं, पर जो उनके पॉलीमर बनते हैं उनके स्ट्रक्चर जो हैं वो थोड़े अलग होते हैं। ये अलग कैसे होते हैं? जो केमिकल्स लेते हैं और जो कंडीशन जिस पे ये रिएक्शन होती है वो बदलते ही हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज मिलेगा। तो हमने यहाँ पर इथेन लिया, यहाँ पर भी हमने इथेन ही लिया है, पर यहाँ पर जो कंडीशन है, यहाँ 1000 से 2000 ATM का प्रेशर ले रखा है और 350 से 570 केल्विन के ऊपर तापमान, और जो कैटलिस्ट ले रखा है वो पेरोक्साइड ले रखा है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा वो लो डेंसिटी पॉलीथीन मिलेगा। पर अगर हम कंडीशन चेंज कर दें, प्रेशर ले लें 6 और 7 ATM के ऊपर, और टेम्परेचर ले लें 333 से 343 केल्विन के ऊपर, और जिगलर नाटा कैटलिस्ट ये जो है C2H5 ब्रैकेट थ्राइस एल्यूमिनियम प्लस TiCl4, ये जो पूरा है इसको हम कहते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो ये कैटलिस्ट लेने से यहाँ पर हमें जो मिलेगी इथीन वो हाई डेंसिटी में आएगी, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर होता है लीनियर होता है, और इसके अंदर क्या मिलती है आपको ब्रांचेस, जैसे एक ब्रांच दिखा रखी है तो इसके अंदर काफ़ी ब्रांचिंग होती जाती है। तो ये इसमें फ़र्क होता है। अब प्रॉपर्टीज़ की बात करें इसकी, जैसे कि नाम, इसका डेंसिटी कम होती है, इसकी डेंसिटी हाई होगी, इसके अंदर ब्रांचिंग होती है, जबकि स्ट्रक्चर सीधा होता है, ये सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है, और ये आपको मिलेगा हार्ड और टफ। तो प्लास्टिक की जो टाइप है 2 आती हैं, एक तो जो नरम होता है, एक हार्ड होता है। तो नरम वाला ये है, तो इसको हम यूज़ करते हैं स्क्वीज़ बॉटल, जो ये सॉस रखते हैं बर्गर वाले जो होते हैं उनके अंदर जो बॉटल होती है जिसमें सॉस होता है वो स्क्वीज़ बॉटल बोलते हैं इसको। टॉयज़, फ्लेक्सिबल पाइप्स, ये बकेट और डस्टबिन, चेयर। उसके अलावा इसके अंदर जो है जो तरीका होता है, इसके अंदर फ्री रेडिकल बन के आगे होती प्रोसेस। इसके अंदर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है इंटरमीडिएट के रूप में, इसलिए इसको कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक साथ समझ में आपको आ गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो लेते हैं वो नेक्स्ट एग्जांपल है PTFE। PTFE को हम टेफ्लॉन भी कहते हैं कॉमन में। इसका जो फुल फॉर्म है वो पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। तो इसका मोनोमर हो गया टेट्राफ्लोरोइथीन, मतलब इथीन के मॉलिक्यूल में आप चारों हाइड्रोजन हटाते हैं और आप फ्लोरीन लगाते हैं, टेट्राफ्लोरोइथीन। जब पॉलीमराइज करेंगे सेम वही होगा, यहाँ से ब्रांचिंग हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी, और इस तरीके से इसका ये आपके पास क्या बन गया पॉलीमर। आपको यहाँ का ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा, और जो मोनोमर होंगे वो यहाँ से जैसे ही इसकी वैलेंसी क्रिएट होगी तो यहाँ से वो मोनोमर जुड़ते चल जाएंगे और चेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये जो टेफ्लॉन होता है ये नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स पे जो ब्लैक रंग का सब्सटेंस होता है हम देखा होगा, वो वही होता है जिसको हम टेफ्लॉन बोलते हैं। ये पेंट के अंदर भी होता है क्योंकि इसकी नेचर होता है नॉन स्टिकी। तो ये इसके यूज़ हो गए। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास पेन है, जिसको हम कहते हैं पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, जो उसकी फुल फॉर्म होगी। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल में ये जो मॉलिक्यूल बना रखा है ये एक्राइलोनाइट्राइल है। एक्राइलोनाइट्राइल में क्या होता है, जो इथीन का मॉलिक्यूल होता है उसमें से एक H को रिमूव करके आप CN लगा लें तो कहलाएगा एक्राइलोनाइट्राइल। तो आप तीसरा हमारा चल रहा है पॉलीमर, और तीनों के स्ट्रक्चर काफ़ी कुछ इथीन से मिलते हैं। कुछ एटम और ग्रुप हटाते ही वो जो है उनके अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंज है वो आपको दिखाई देंगे। इथीन के अगर सारे H रिमूव करके अब F लगा देंगे तो वो
टेफ्लॉन का मोनोमर बन जाएगा। और अगर आप उसका एक एच में से एक एच हटा के सी एन लगा देंगे तो वो पैन का बन जाएगा। ब्रांचिंग सेम, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ से ये जो है दूसरे मोनोमर यूनिट से जुड़ेगा। तो ये इसका हो गया पॉलीमराइजेशन। इसको जो है और यूज़ करते हैं ऑर्लोन बनने के लिए। ऑर्लोन जो होता है वो सिंथेटिक जो है सिल्क होता है, मतलब जो है इसका जो फाइबर होता है वो काफ़ी नरम होता है और ऐसा लगता है मानो कि सिल्क ही हो। एक्राइलिन फाइबर होता है वो भी इसी से बनता है, जो को हम सिंथेटिक वूल भी कहते हैं, और ये भी काफ़ी सॉफ्ट होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला हमारे पास जो है वो है पीवीसी। पीवीसी हमने काफ़ी सुना होगा। इसका फुल फॉर्म है पॉली विनाइल क्लोराइड। इसका मोनोमर कैसे बनेगा, जो इथीन होगा उसके एक एच हटा के अगर हम Cl लगा दें तो इसे कहेंगे विनाइल क्लोराइड। और ये जब पॉलीमराइज करेगा तो सेम वही इथीन जैसे ही यहाँ से डबल बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ से मोनोमर्स की अटैचमेंट होगी। तो इस तरीके से ये आपके पास बन गया पीवीसी पॉली विनाइल क्लोराइड, जिसको यूज़ करते हैं पाइप बनवाने के लिए। और जो वायर्स होते हैं उनके ऊपर जो कवर होता है वो जो है वो पीवीसी का ही होता है। ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है और रेनकोट भी इससे बनते हैं। तो कई ऐसे आपको यूज़ इसके मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वो है बोनायस। बोनायस जो है ये सिंथेटिक रबर है जिसका यूज़ होता है टायर बनाने के लिए, और जो शूज़ होते हैं उनके सोल बनाने के लिए, और फ्लोर टाइल्स होती हैं। जैसे एक टाइल्स तो हमारे पत्थर जैसी आती हैं, एक आती है रबर टाइल्स, तो वो इससे बनती हैं। च्युइंगम बनाने के लिए, तो ये इसका यूज़ हो गया। हम बात करते हैं कि एक बनता किससे है। तो बोनायस जो नाम है इसके अंदर इसके मोनोमर का नाम भी छिपा हुआ है। बोना का मतलब होता है 1,3-ब्यूटाडाइन, मतलब कि आप 4 कार्बन के एक कंपाउंड बनाएं ऑर्गेनिक और उसके अंदर 1 नंबर पे और 3 नंबर कार्बन डबल बॉन्ड लगा दें तो उसे हम कहेंगे 1,3-ब्यूटाडाइन। और एस फॉर होता है स्टायरिन। स्टायरिन जो है क्या होती है, ये कॉमन नेम है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का। जब आप इथेन का मॉलिक्यूल बेंजीन पे अटैच कर देंगे डायरेक्टली तो उस स्ट्रक्चर को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टायरिन बोलते हैं, कॉमन नेम के अंदर। अब ये कैसे पॉलीमराइज करेगा, अब तक जितने भी पॉलीमराइजेशन हमने किए हैं वो सब थे होमोपॉलीमर, क्योंकि जुड़ने वाले सभी मोनोमर एक से थे। और ये आएगा कोपॉलीमर में, क्योंकि यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग नेचर के हैं। अब इनको जोड़ेंगे कैसे, इसका बेस्ट तरीका बताता हूँ आपको। जहाँ पर भी डबल बॉन्ड है वहाँ से ब्रांच निकल जाएगी। जैसे ये तो यहाँ से ब्रांच निकल गई, यहाँ से बॉन्ड ये टूट गए और यहाँ से ब्रांच निकल गई। फिर नेक्स्ट जो है ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, यहाँ से ब्रांच निकल जाएगी। तो ये डबल बॉन्ड खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस भी कार्बन की वैलेंसी बची हुई है वहाँ पर आप बॉन्ड जोड़ दें। तो जैसे हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड जब तोड़ दिया तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, और यहाँ तोड़ देते तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया था। अब यहाँ पर ये कार्बन की जो वैलेंसी पूरी नहीं होती थी, यहाँ हमें डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। अब ये यहाँ से ब्रांचिंग कर लेगा, जुड़ और मोनोमर्स जुड़ जाएगा, और ये यहाँ से जुड़ेगा किसके साथ है, इसके साथ। तो यहाँ पर इसकी अटैचमेंट किसके साइड से होगी, इससे हो जाएगी CH2 से। वैसे आप इस साइड से जोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने यहाँ पर इसको CH2 साइड से जोड़ दिया इसको, और ये डबल बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया और इसकी वैलेंसी खाली हो गई। तो CH2 उसके बाद जो मैं CH नीचे बेंजीन बना दी और इस CH के पास जो है वैलेंसी खाली थी। तो ये आपको जो है अगले जो मोनोमर्स होंगे उन जुड़ जाएगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। इस तरीके से ये जो बना है ये बोनायस है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बोनाइन की। तो जैसे कि आपको पता है कि बोना का मतलब होता है 1,3-ब्यूटाडाइन। तो ये 1,3-ब्यूटाडाइन हो गया, 4 कार्बन का कंपाउंड हैविंग डबल बॉन्ड्स एट 1 and 3 नंबर कार्बन एटम। और यहाँ पर N का मतलब होगा एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल पैन का मोनोमर भी है। तो यहाँ पर मैंने एक्राइलोनाइट्राइल बना लिया, इथेन के ऊपर आप CN लगा लें। अब अगर आपको पहली वाली प्रोसेस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन समझ में आ गई तो ये भी आप आराम से कर सकते हो बड़ी आसानी से। सभी एडिशन का पॉलीमराइजेशन होगा डबल बॉन्ड की साइड से, ये बात ध्यान रखनी है। तो अब फिर कर देखो, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से वैलेंसी क्रिएट होगी, एक यहाँ से क्रिएट होगी। और क्योंकि ये जो कार्बन की वैलेंसी जो है पूरी नहीं होगी क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूटे हैं, तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब ये जुड़ेगा किस साइड से, ये जुड़ेगा CH2 साइड से। CH2 साइड से जुड़ गया और यहाँ पर जो ये था डबल बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा वैलेंसी क्रिएट करने के लिए, तभी तो जुड़ पाएगा ये। और एक वैलेंसी जो यहाँ क्रिएट हुई है वो जो है इसको जोड़ने काम आएंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये जुड़ गया इसके साथ, डबल बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड, ये आगे जो है और किसी मोनोमर से जुड़ जाएगा और CN को हम लगा देंगे साइड में। तो ये हो गया बोना N। इसका यूज़ होता है
ऑयल सील, टैंक लाइनिंग। कई आपको पता होगा कि कई रबड़ के अलग अलग जो है जो हमारे पास व्हीकल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, तो इसके अंदर कई जो है सील आती हैं रबड़ की जो होती हैं, तो वो जो है वो इसकी बनी होती हैं, क्योंकि ये जो रबड़ है जल्दी सी लुब्रिकेंट या ऑयल में ख़राब नहीं होता। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं उसके बाद वो है हमारे पास नियोप्रीन। नियोप्रीन जो है इसका मोनोमर का नाम है क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन जो है इसका मोनोमर है। इसके अंदर क्या होगा, 1,3-ब्यूटाडाइन जो होती है, ये 1,3-ब्यूटाडाइन जो होती है, इसके अंदर जो है आपको सेकंड नंबर कार्बन पे क्लोरीन लगाना है। तो इसको हम इसका आईपीसी नेम कहते हैं 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन, जिसको क्लोरोप्रीन भी कहते हैं। मतलब जो बुना जो मोनोमर होता है उसके सेकंड नंबर पे आपको एक क्लोरीन लगाना है, और बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा। सभी कार्बन की वैलेंसी आप थोड़ा चेक कर लें। जब पॉलीमराइज करेगा तो आपको पता होगा कहाँ से, एक तो डबल बॉन्ड ये टूट जाएगा, यहाँ से वैलेंसी क्रिएट होगी, और एक ही यहाँ से टूट जाएगा, वैलेंसी क्रिएट होगी। उसके बाद किसी भी कार्बन की अगर वैलेंसी पूरी नहीं हो रही तो आप डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया जो क्लोरोप्रीन। काम इसका यूज़ आएगा गैस्केट्स, कन्वेयर बेल्ट्स और हॉस पाइप बनाने में। ये हॉस पाइप जो होते हैं ये रबड़ के आपने देखे होंगे व्हीकल्स के अंदर, जो गाड़ियों के अंदर होते हैं, पाइप से होते हैं जो एयर इनफ्लो या ऑयल के लिए होते हैं यूज़। गैस्केट भी रबड़ की शीट्स से होती हैं, ये सब ऑटोमोबाइल्स में, मशीन्स में होता है यूज़। तो और एक बेल्ट होती है रबड़ की जिसको हम कहते हैं कन्वेयर बेल्ट्स। तो ये सब बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है नेचुरल रबर। नेचुरल रबर भी पॉलीमर है और ये रबर ट्री से मिलता है। और ये जो है अगर हम बात करें इसका, जो रबर ट्री होता है उसको जब कट करते हैं तो उसमें एक लिक्विड सा निकलता है, उस लिक्विड को हम कहते हैं लेटेक्स। तो इसका जो मोनोमर होता है वो है 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन। मतलब कि आपको सेकंड नंबर कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगाना है। जो क्लोरोप्रीन में यहाँ पर क्या था, Cl था। जब उसको पॉलीमराइज़ करेंगे तो जो है ये पॉलीमराइज़ हो जाएगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हो, यहाँ पर जो है इसके अंदर जो है जो यूनिट्स जुड़ेंगी वो जो है जो ये जो है इसका हमें जो आइसोमर बनाना है जो आपको दिख रहा है, और ये आइसोमर जो है अटैच करता चला जाएगा। CH2 की साइड से चेन निकलेगी, जैसे यहाँ से जो आपको चेन दिख रही है ये लगातार जो है एक्सटेंड करती चली जाएगी। मतलब अगला जो मॉलिक्यूल होगा यहाँ से जुड़ेगा और इसके नेक्स्ट जो है यहाँ से जुड़ेगा। आपको दिख रहा हो कि यहाँ पर CH2 जुड़ा है, तो CH2 जो इसका होगा ये वाला मॉलिक्यूल इससे जुड़ता चले जाएगा। तो ये है सिस आइसोप्रीन जो इसका मोनोमर है, किसका, नेचुरल रबर का। ये आप ध्यान रखें कि नेचुरल रबर का मोनोमर का नाम क्या है, सिस आइसोप्रीन। ठीक है। एक होता है सिंथेटिक रबर, उसका मोनोमर का नाम होता है गुटापर्चा। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। तो नेचुरल रबर से जो है इरेजर बनते हैं, टॉयज़ बनते हैं और रबर बैंड बनते हैं। तो जब रबड़ के आपने देखे होंगे बैंड आते हैं, जो आप रबड़ देखते हो जिससे हम किसी पेपर को या किसी चीज़ को जोड़ मतलब बांधने का हम यूज़ करते हैं, वो रबर बैंड होते हैं। वो सिंथेटिक रबर होता है, उसका जो मोनोमर है वो ट्रांस आइसोप्रीन होता है और इसे गुटापर्चा भी कहते हैं। तो ये हो गई हमारे नेचुरल और सिंथेटिक रबर के बारे में। अब क्या होता है कि जो नेचुरल रबर होता है उसमें कई जो है ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि उसके लिए लॉन्ग टर्म में यूज़ करने के लिए नुकसानदायक होती हैं, जो उसके लिए अच्छी नहीं है। तो इसलिए अगर उसको कमर्शियली या हमारी एवरीडे लाइफ में जो रबर की कई चीज़ें होती हैं जो कि सिंथेटिक रबर के फॉर्म में यूज़ होती हैं, उसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें एक प्रोसेस यूज़ करनी पड़ती है, इसको हम कहते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। अब हम पढ़ने वाले हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है कि नेचुरल रबर जो होता है उसको 5% सल्फर के साथ हीट करते हैं जिससे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव हो जाए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलीमर का। दूसरी बात जो है, इसको सबसे पहले जो यूज़ किया था वो एक जो है व्यक्ति जिसने यूज़ किया था उसका नाम है गुडियर। गुडियर ने पहली बार वल्कनाइजेशन ऑफ रबर जो है यूज़ की थी और इससे उसने टायर्स बनाने शुरू किए थे, और आज भी इस कंपनी के टायर आपको मार्केट में दिख जाएंगे। उसके बाद फिर सभी ने जो है इसका यूज़ करना स्टार्ट किया, और इस तरीके से जो है कार्स के अंदर या व्हीकल्स के अंदर सिंथेटिक रबर का यूज़ हुआ, जो कि नेचुरल रबर का वल्कनाइजेशन करने के बाद मिलता है। क्योंकि नेचुरल रबर में कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि उसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़फुल नहीं बनाती। जैसे कि अगर हम बात करें वो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर बहुत सॉफ्ट होता है, हमने देखा होगा घर में जो आपके इरेजर होता है वो नेचुरल रबर ही है, जो रबर बैंड होते हैं वो भी नेचुरल रबर ही है, और अब टायर भी आपने देखे होंगे
तो वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, और गर्म करने पे जो है और भी सॉफ्ट हो जाएगा, और ठंडा करने पे वो हो जाएगा ब्रिटल, मतलब थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। और ये जो आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो आसानी से उसमें डिज़ोल्व हो सकता है या हो जाता है, तो इससे उसकी जो रबर है वो ख़राब बहुत जल्दी हो जाता है। और ये नेचुरल रबर जो है ये बहुत ज़्यादा पानी को भी एब्जॉर्ब करता है, और जो केमिकल्स होते हैं जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो भी इसके ऊपर अटैक करके इसको ऑक्सीडाइज करते हैं। ये सभी जो कारण है, इस कारण जो है इसका यूज़ कमर्शियल यूज़ कर पाना मुश्किल था। इसलिए इसके अंदर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए इसके जो डबल बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक करवा देते हैं बाय यूजिंग सल्फ़र। इसको हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन के अंदर। तो मान लो हमारे पास नेचुरल रबर है। नेचुरल रबर का भी मैंने आपको बताया था, जो सिस आइसोप्रीन है वो नेचुरल रबर है। उसके अंदर आपको पता होगा कि 1,3-बुटाडाइन जो है मोनोमर रबर के अंदर, मेन जो मोनोमर है, तो उसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं। क्योंकि जितने भी रबर हैं बोनास बोनाइन वो बुटाडाइन से बनते हैं, तो उसके अंदर डबल बॉन्ड्स हैं। तो डबल बॉन्ड जो है जब हम 5% सल्फर के हीट करते हैं तो ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पर थे, जो कि आपको पता होगा कि जो अगर नेचुरल रबर है इसके अंदर, जो कि आपको पता होगा कि जो नेचुरल रबर होता है इसके अंदर जिसका मोनोमर है 2-मिथाइल 1,3-बुटाडाइन, तो यहाँ डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये जो डबल बॉन्ड है इनके मोनोमर्स के अंदर, जो रबर्स के अंदर रबर है उसके अंदर मोनोमर के अंदर जो डबल बॉन्ड है ये सल्फ़र जो है तोड़ देता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो उसके मोनोमर यूनिट्स हैं इनके अंदर जो है ब्रांचिंग कर दी सल्फ़र ने, जिससे डबल बॉन्ड क्या हो गए, कम हो गए। इस तरीके से जब डबल बॉन्ड कम हो जाएंगे तो जितने बॉन्ड्स हैं वो सारे सिंगल बच गए, तो इनकी स्ट्रेंथ जो है उससे ज़्यादा होती है डबल बॉन्ड से, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड होते हैं। और इसी कारण क्या होता है कि जो नेचुरल रबर होता है वो इन डबल बॉन्ड की प्रेजेंस कारण जो कि वीक होते हैं और इजीली रिएक्ट भी कर जाते हैं। इसीलिए जो ये प्रॉब्लम्स हैं कि ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुल जाता है, जैसे ये ऑयल हो गए, जितने भी लुब्रिकेंट्स होते हैं इसके अंदर, ये रबर बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। और जो टायर होते हैं आपको पता होगा उसको तो हर जगह चलना है, पानी में भी और रोड के ऊपर भी, तो वो अगर बहुत सॉफ्ट होगा तो बहुत जल्दी घिस जाएगा। तो उसके अंदर जो है टफनेस लाने के लिए ये सभी जो कारण थे वो डबल बॉन्ड के कारण थे, तो डबल बॉन्ड जो है सल्फर ने ख़त्म कर दिए। इसलिए जो रबर है वो हार्ड हो गया, वो इजीली वाटर भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा और उसकी लाइफ भी बढ़ गई, वो जल्दी से ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा। तो वल्कनाइजेशन जो रबर होता है वो इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो टू इम्प्रूव इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इज़ डन। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। जो नेक्स्ट हमारा जो हिस्सा है, अभी हमने एडिशन जो पॉलीमर्स थे इंपॉर्टेंट उनको हमने पढ़ा है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारे पास बचता है वो बचता है कंडेंसेशन पॉलीमर्स के एग्जाम्पल। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर्स पढ़ने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स के बारे में। तो जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं उसके अंदर फर्स्ट एग्जांपल हमारा है पॉलिएस्टर, जिसको हम टेरिलीन के नाम से भी जानते हैं। तो पॉलिएस्टर का जो मोनोमर है वो इथाइलिन ग्लाइकोल है और एक है टेरिथैलिक एसिड। तो ये दोनों कॉमन नेम है। इथाइलिन ग्लाइकोल में क्या होता है, जो 2 कार्बन की चेन है इसको हम इथेन 1,2 डायोल ही बोल सकते हैं अगर आईपीसी की बात करें, मतलब फर्स्ट और सेकंड नंबर कार्बन पे आपको OH लगाना है। और जो टेरिथैलिक एसिड होता है बेंजीन के पैरा पोजीशन पे आपको 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगाने हैं, उसे हम कहते हैं टेरिथैलिक एसिड। एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर्स में जो मेन डिफरेंस है, जो पहचानने में काम आता है और वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में काम आता है, कि यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड्स आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको जो मॉलिक्यूल्स ये आपस में जुड़ेंगे वो डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ेंगे, यहाँ पर जुड़ेंगे फंक्शनल ग्रुप की साइड से। तो वैसे जो है हमें मोस्टली 3 फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है, जो हमारे मैक्सिमम एग्जाम्पल है, या तो आपको NH2 मिलेगा या कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा या OH मिलेगा। तो आप ये ध्यान रखें, बड़ा आसान तरीका है। OH से आप H रिमूव करें जब भी आप कंडेंस करना हो, COH से आप OH को रिमूव करें जब भी कंडेंस करना हो, और NH2 से आप H रिमूव करें और आप आसानी से कंडेंस कर सकते हैं। तो जब ये दोनों कंडेंस होंगे तो यहाँ से आपको H हटाना है, यहाँ से H हटाना है, तो यहाँ O बच जाएगा, यहाँ O बच जाएगा सॉरी, और यहाँ से आपको OH हटाना है तो यहाँ CO बच जाएगा, और यहाँ से OH हटाना है CO बच जाएगा। तो पॉलीमराइज करने के बाद आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, ये देख लें आप, यह हटा दिया हमसे, यहाँ से H हटा दिया, इसका OH हटा दिया और ये आपस में कंडेंस हो गए, और यहाँ से जो वैलेंसी खाली होगी। इस तरीके से आगे भी कंडेंस करता चला जाएगा। ये जो बनाए इसे हम कहते हैं टेरिलीन या डेक्रान। और
यहाँ पर जो है इसको हम पॉलिएस्टर कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड बना है वो एस्टर बॉन्ड बना है, तो इसलिए इनको पॉलिएस्टर भी कहते हैं। हमारे पास एग्जांपल जो है पोलियमाइड्स को एस्टर के, पॉलिएस्टर की सबसे ज़्यादा है। और टेरिलिन जो है ये जो है इससे जो है कई चीज़ें बनती हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लें, ये हमारे काम आता है, जैसे कई कपड़े आते हैं जिनको हमें प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती, तो वो पॉलिएस्टर कपड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं पॉलिएस्टर कपड़ा है, तो वो ये इसी से बनता है, टेरिलिन फाइबर से बनता है। तो उसे हम कहते हैं क्रीज रेसिस्टेंट क्लॉथ बनाने का काम आता है, और हेलमेट्स बनाने के भी ये काम आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉलीमर है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलीमर है, वो है नायलॉन 66। नायलॉन 66 एक पॉलीमाइड है। इसका मतलब क्या होगा, जब इसके मोनोमर यूनिट्स आपस में कंडेंस होंगे, जब इसके मोनोमर यूनिट्स आपस में कंडेंस होंगे तो वो अमाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे इससे पहले वाले में वो फॉर्मेशन हुई थी किसकी, एस्टर बॉन्ड की। नायलॉन का जो नाम है वो NY, जिसका जो न्यूयॉर्क से लिया गया है, और LON वो लिया गया लंदन से। तो इसको पहली बार न्यूयॉर्क और लंदन के अंदर बनाया गया था, तो इसलिए इसे नायलॉन कहते हैं, और ये काफ़ी कमर्शियली काफ़ी यूज़ होता भी है। उसके हम बात करते हैं, इसका जो मोनोमर है उसका नाम हम याद रखेंगे, इसका नाम है हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन। मतलब 6 कार्बन का कंपाउंड, इसके दोनों कोनों पे NH2 लगे हुए हैं। और एक है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड जो है ये 6 कार्बन का कंपाउंड है, जिसमें 4 कार्बन तो चेन में है और 2 कार्बन जो हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं। इसमें इस तरीके से कुल मिला के 6 कार्बन है। तो 4 कार्बन चेन बना लें, यहाँ पर 2 CH लगा लें, और यहाँ पर 6 कार्बन चेन बना लें, और यहाँ पर 2 NH2 लगा लें। ये हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन और एडिपिक एसिड। नायलॉन 66 और नायलॉन 6 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलीमर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनको हमेशा अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, यहाँ पर जो ये नाम है 66, इसमें 2 6 दिख रहे हैं आपको। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि इसके जो दोनों मोनोमर्स हैं उन दोनों के अंदर 6 कार्बन है। आप देख लें 6 कार्बन इसके अंदर हैं, और 4 और 2 6। तो यहाँ पर जो 6 है ये नंबर इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि मोनोमर के अंदर कितने कार्बन है। इस तरीके से नायलॉन की बहुत ज़्यादा वैरायटी आती है। नायलॉन 10 भी आता है, नायलॉन 2, नायलॉन 6 भी आता है, नायलॉन 6 भी आता है, नायलॉन 66 भी आता है, पर हमें इनमें से कुछ पढ़ने। अब बात करते हैं कैसे हम इसको कंडेंस कराएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था जो फंक्शनल ग्रुप की साइड होती है वहाँ से ये कंडेंस करेगा। रही बात इसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो ये 5 फंक्शनल है, और इसमें 4 है ये ट्राई फंक्शनल है। सॉरी मैं गलत बोल गया, इसमें 2 हैं ये बाई फंक्शनल है, इसके अंदर भी 2 ही हैं, तो ये भी बाई फंक्शनल मोनोमर यूनिट है। अगर हम बात करें यहाँ से H हट जाएगा, यहाँ से H हट जाएगा, यहाँ से OH, यहाँ से OH, तो क्या बनेगा NH CH2 NH CO CH2 CO। ये देख लें। प्लस में जो यहाँ से H निकले हैं और जो OH निकले हैं ये पानी की फॉर्मेशन में साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएंगे। इनको आप एग्ज़ाम में लिख भी सकते हैं और कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो आपको पता होगा कंडेंसेशन जब भी होती है तो वहाँ पर स्मॉल मॉलिक्यूल्स की लिबरेशन जरूर होती है। उसके बाद इसका यूज़ की हम बात करें तो ये जो है काफ़ी काम का पॉलीमर है, और इससे जो है अगर हम बात करें जो ब्रश होती हैं, ब्रश के जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो बनते हैं, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी काम आता है। और जो कि थ्रेड बनते हैं, टेक्सटाइल जो थ्रेड होते हैं कुछ नायलॉन के बनते हैं जो कि कपड़े बनाने के काम आता है, और शीट्स बनाने के भी काम आता है। अब जो हम नेक्स्ट जो कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल है नायलॉन 6, तो आपको पता लग गया होगा कि नायलॉन 6 जो है इसके अंदर जो मोनोमर होगा उसके अंदर 6 कार्बन होंगे। जैसे पिछले वाले में 6 था, तो दोनों मोनोमर्स के अंदर 6 कार्बन ईच थे। अब इसमें एक ही मोनोमर है और इसके अंदर 6 कार्बन होंगे। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो इसका मोनोमर यूनिट है 1 2 3 4 5 और 6, तो ये जो है यहाँ पर जब हिट करेंगे तो इसमें जो है ये टूट जाएगा, ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, और यहाँ से टूटने के बाद इसकी ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो NH CH2 कितने ये 5 और ये CO, तो जो ब्रांच है वो कहाँ से निकलेगी, एक बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा तो ये अलग हो गया, इस कोने में आ गया, ठीक है। और फिर ये हिस्सा जो है आपको दिख रहा है CH2 5 हो गए और ये CO निकल गया साइड में। इस तरीके से इसकी ब्रांचिंग चल जाएगी। तो ये हो गया नायलॉन 6, और इसका मोनोमर का नाम हो गया कैप्रोलैक्टम। और रही बात इसके यूज़ की, तो इसको जो यूज़ करते हैं रस्सियाँ बनाने की यूज़ करते हैं, मेकिंग रोप्स, और टायर कोड। जो टायर होता है उसके अंदर अगर आप देखते हो
तो जो अंदर का जो हिस्सा होता है जो थोड़ा हार्ड होता है उसे टायर कोड बोलते हैं, तो वो बनाने का काम आता है। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर्स के बारे में। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो पॉलीमर्स हैं, जो और इसके पॉलीमर्स बचे हुए हैं कंडेंसेशन के, उसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। तो आप इसको स्टडी करें और बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। ओके।